एवरेज स्पेंड टाइम जिस खबर पे ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा नंबर पे काउंट किया जाता है, उसी के हिसाब से ऐड आते हैं आगे चल के। या फिर आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन हो कि लास्ट तक आदमी उस वीडियो पर बना रहे। बट यूट्यूब के लिए आप बहुत ही सर्टेन जो कीवर्ड्स हैं उनको मेंशन करना पड़ेगा, आपको बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कहनी पड़ेगी। इस वजह से क्रिएटिव राइटिंग का एक कॉन्सेप्ट आया। आपका एक्सपर्टाइज किसी चीज़ में है या नहीं है, आप उस खबर को अथॉरिटाइज कर पा रहे हो कि नहीं, उसके बाद आप की जो खबर आपने लिखी है उस पर ट्रस्ट है लोगों का कि नहीं है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा आजकल, पहले एक जनरल यूट्यूब चैनल बनता था न्यूज़ चैनलों का, आजकल उसको अलग अलग कर दिया है। इन कभी किसी ने सोचा कि हमें दलित महिलाओं पे एक यूट्यूब बनाना चाहिए या केवल उन्हीं की वॉइस बनना चाहिए। महिला पिछड़ी हैं ज़रूर, लेकिन दलित महिला उससे ज़्यादा पिछड़ी हैं। सवर्ण की महिलाएं तब भी आगे हैं। जो टाइटल है, जो ऑडियंस, जो पब्लिक सर्च कर रही है, वो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टाइटल पब्लिक क्या सर्च कर रही है, उससे रैंक होगा वो हमारा वीडियो। क्योंकि जब भी गूगल हम लोग को रैंक करता है तो वो आपकी अथॉरिटी चेक करता है, आपकी प्रोफाइल चेक करता है। हर एक चीज़ के आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं ना, तो उस वजह से कोई भी खबर लिखें तो उसके एक्सपर्ट का कोड डालें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है किसी खबर को लिखने में। सेम वेबसाइट का 3-4 जो उसके कैटेगरी पेजेस हैं वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन उन सब का मेटा अलग अलग होता है। बहुत ही रिएक्शनरी है कि किसी ने कुछ कमेंट दिया तो किसी ने उस पर आके बोल दिया कैसे कैसे लिख दिया, कैसे क्या लिख दिया। उस पर खबर नहीं है, मतलब उस पर इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन बहुत कम रहती है। अब इस सेशन में हम जो हैं, आप बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं बट आप लोगों की वेबसाइट भी चलती होंगी। जैसे हम लोगों का द शूद्रा वेबसाइट चलता है theshudra.com, और हमारा द न्यूज़ बिग करके यूट्यूब चैनल है। समर का भी यूट्यूब चैनल है बोलता हिंदुस्तान, और इनकी वेबसाइट भी चलती है। ऐसे बहुत सारे लोग वेबसाइट पे भी काम करते हैं, और यूट्यूब से जुड़े हुए जो कंटेंट होता है उसको भी ट्रेंड्स कराने में, टैग्स में, एसईओज वगैरह जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। खासकर जो वेबसाइट है उसको रैंकिंग कराने में, या खबरें आपकी सर्चेबल हों कि आप जब उसको कीवर्ड डालें तो वो सर्च होके आ जाएं। वो उस टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए, कंटेंट को समझाने के लिए, जो डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन है उससे जुड़े जानकारी के लिए हमारे साथ जो हैं सौरभ वर्मा हैं। सौरभ वर्मा, आपका स्वागत है कि आप इधर आएँ। सौरभ जो हैं इस समय सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं नव भारत टाइम्स, जो वेबसाइट है, जो एक मीडिया संस्थान है, भारत का बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है, उसमें काम कर चुके हैं। उससे पहले दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और कई बड़े जो मीडिया संस्थान हैं उनमें काम करके आए हैं, अपना अनुभव है। तो डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन से जुड़े कुछ तकनीकी पहलुओं को, टैग वर्ड्स को, कीवर्ड्स को, इस पर हम बात करेंगे। और मुझे लगता है ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि जब हम कोई खबर लिखें तो वो वाइड उसका ऑडियंस हो, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि हम अपनी बात को और मजबूती से पहुंचा सके। ओवर टू यू सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ताली। आई थिंक डिजिटल कंटेंट राइटिंग कुछ बहुत नया नहीं है, बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं। पहले लोग कॉपियों में लिखते थे, उनके पेपर छपते थे, बट अभी जब से इंटरनेट का दौर आया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो कंटेंट में क्या चेंज हुआ है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत पीछे लोग, मज़ा नहीं आ रहा है उन लोगों को, मोबाइल चला रहे हैं, रील देख रहे हैं। तो आप सब लोग इन्वॉल्व होइए तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे आई थिंक कुछ मतलब नहीं है। आप लोग इंटरेक्टिव भी नहीं है, बहुत 2-4 लोग सवाल पूछते हैं और वही पूछ रहे हैं, उसके बाद कोई पूछ भी नहीं रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग है क्या, कंटेंट क्या है आखिर, कैसे आप लोग न्यूज़ कैसे सेलेक्ट करते हो कि हमें करना है। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते होंगे, बहुत सारे लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो कैसे खबरों का सिलेक्शन कैसे करते हो, कोई बताएगा XYZ पीछे से? नहीं, कोई अगर वीडियो बनाना है, खबर लिखना है, तो कैसे सेलेक्ट करते हो कि हमें? ट्विटर से, फेसबुक से, अच्छा, यूट्यूब से देख के। ओके, बट ज़्यादातर ट्रैफिक तो आपका गूगल से आता है, वहाँ से भी देखा जाता है। जो ट्रेंडिंग में वीडियो चल रही होती है गूगल ट्रेंड के हिसाब से गूगल ट्रेंड के हिसाब से। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, गूगल ट्रेंड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्या चल रहा है वो बता देता है सर्च के।
हाँ, डेली डेली ट्विटर जो स्क्रॉल करते हैं, हाँ, आई थिंक सभी लोगों को स्क्रॉल करना चाहिए, डेली ट्विटर के ट्रेंड्स देखने चाहिए, गूगल के ट्रेंड्स देखने चाहिए, बड़ा नॉर्मल है। अगर आप कंटेंट के अकॉर्डिंग भी ट्रेंडिंग सर्च कर सकते हाँ, हो। आप अपना जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड टैग्स उसके टैग्स सर्च कर सकते हो, उसके कीवर्ड सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कीवर्ड्स आप अपने कंटेंट में डाल के आप रैंक करा सकते हो। हाँ, सो मेरा ये कहना है कि जो पुराना डिजिटल का राइटिंग था, अभी में चेंज क्या है, कोई बताएगा? पुराना लोगों तक ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, अब वो ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। वो तो है। पहले ऐसा होता था कि हम किसी इंसिडेंट पे खबर लिख रहे हैं, उस पे बस लिख रहे हैं ज़्यादा उस पे। आपको पता है कि हम पहले चेक करते हैं कि उस इंसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें और चल रही हैं, जिसको हम उससे इंक्लूड करके अपनी खबर खींच बढ़ा सकते हैं। वो तो एक अलग पॉइंट हो गया, खबर वगैरह का यूज करके मैंने वो तो इन्फोग्राफिक्स हो गया। आपने खबर लिखी, ग्राफिक्स बनाया, ग्राफिक्स पे कुछ लिखा, उसे इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। कंटेंट में ये है कि जब हम लोग पुराना कंटेंट पे लिखते थे तो अभी भाई ने बताया कि 5WH पे लिखते थे, सारी खबरें पहले ही बता देते थे कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। बट डिजिटल में चेंज आया है, डिजिटल में चेंज आया है कि पहले उल्टा, अगर बोलें क्या बोलते हैं उसको, उल्टा पिरामिड, पहले उस पर खबरें लिखी जाती थी, लेकिन अभी उसको उल्टा कर दिया गया है डिजिटल में। क्योंकि अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं और शुरुआत के 2 मिनट में आप सब कुछ निपटा देते हो, और या आप अपना डिजिटल पे कॉपी लिखते हो और 2 मिनट में सब कुछ शुरुआत में ही बता दिया, तो जो रीडर है वो नीचे तक नहीं पढ़ेगा। तो क्या होगा, आपका जो खबर होगी ना, उसका एवरेज जो स्पेंड टाइम है खबर पे वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो खबर एवरेज स्पेंड टाइम जिस खबर पे ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा नंबर पे काउंट किया जाता है, उसी के हिसाब से ऐड आते हैं आगे चल के। ठीक ऐसा ही यूट्यूब पे होता है कि अगर आपके यूट्यूब पे कई सारे ऐड लगे होते हैं, 1 2 3 4, कुछ टाइम के बाद आपने शुरुआत में एक ऐड देखा और स्किप कर गया अगर मज़ा नहीं आया तो। सो उस वजह से सारी चीज़ें पहले नहीं बतानी होती, ये डिजिटल में चेंज आया है। आपको लास्ट तक चीज़ें रखनी होती हैं, या फिर आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन हो कि लास्ट तक आदमी उस वीडियो पर बना रहे, है ना। सो ये मेजर चेंज आया है डिजिटल में। आप उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो कि भाई पैसे के लिए आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो पीछे तक लोगों को देखना मजबूरी हो जाता है, ऐसा वैसा। बट हाँ, पैसा भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, बाकी चीज़ें कर रहे हो, तो पैसा ज़रूरी है। सो ये हो गया डिजिटल का चेंज, ठीक है। अब बात ये उठती है कि हमने डिजिटल कंटेंट लिख लिया, ठीक है, डिजिटल कंटेंट पे नंबर्स कैसे लेके आओगे या व्यूज़ कैसे लेके आओगे, कोई बताएगा? हमें एसईओ का ध्यान रखना चाहिए, मतलब जो टाइटल है, जो ऑडियंस, जो पब्लिक सर्च कर रही है, वो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टाइटल पब्लिक क्या सर्च कर रही है, उससे रैंक होगा वो हमारा वीडियो। इसके 2 पॉइंट है। एक तो ये है कि आप कुछ भी लिख दो और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करके आप स्टेटस लगा लो, सोशल मीडिया पे शेयर कर दो, तो आपका जो ग्रुप होगा वहाँ तक आप उस तक अपनी रीच पहुँचा सकते हो, है ना। लेकिन एक बड़ा मास ऑडियंस जो है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। वो तो सर्च से ही आएगा मेरे से। हाँ, वो आएगा सर्च से। उसके लिए एसईओ की ज़रूरत पड़ेगी। एसईओ बड़ा बेसिक है। अगर बेसिक पे बात करें हम लोग, तो आपको कुछ हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है कंटेंट लिखते हुए। एसईओ में एक टर्म आता है ईट जैसे हम लोग का खाना खाते हैं, वैसे ही एक एसईओ मतलब गूगल ने 2013 में एक अपनी कुछ गाइडलाइन जारी की थी कि हमको कंटेंट कैसा चाहिए। अगर इस कंटेंट को हम लिखेंगे तभी हम उसको प्रेफरेंस देंगे, या अपने जो सर्च इंजन होगा उस पर प्रेफरेंस देंगे। तो इस वजह से गूगल ने 2013 में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, और वो हर साल अपनी गाइडलाइन जारी करता है, कई चाहिए अपडेट करता है हर साल। तो सब लोगों को चाहिए कि अपनी कम से कम हर साल जो गूगल की पॉलिसीज़ आती हैं उसको पढ़ना चाहिए कि कंटेंट वाइज क्या क्या वो चेंज कर रहा है, किस चीज़ को डिस्कवर पे ला रहा है, किस डिस्कवर, आई थिंक सबको डिस्कवर पता है या नहीं पता है? एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। अच्छा, डिस्कवर आप अपना क्रोम अगर मोबाइल खोलेंगे, उस पर अगर जैसे ही क्रोम ओपन करेंगे तो बहुत सारी खबरें नीचे आती हैं,
वो आपका डिस्कवर होता है। सो वहाँ से वहाँ अभी डिस्कवर एक नया टर्म्स आया है गूगल का, और इससे पहले इंस्टेंट आर्टिकल का था जो आपकी खबरें आपके हाइजीन से लेता था। तो हाइजीन मतलब ईट मतलब आपका एक्सपर्टाइज किसी चीज़ में है या नहीं है, आप उस खबर को अथॉरिटाइज कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद आप की जो खबर आपने लिखी है उस पर ट्रस्ट है लोगों का कि नहीं है, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिस पे लोगों का ध्यान जाता है, या गूगल उसको उसी हिसाब से रैंक करता है। एक्सपर्टाइज का मतलब क्या है, आपने आजकल बहुत देखा होगा लोगों की प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। जो भी खबर जो लिखता है उसका प्रोफाइल होता है कि मान लो हमने खबर लिखी तो हम यहाँ करते हैं, और मेरे बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन होगा कि हमने यहाँ से पढ़ाई की है, ये इस बीट पे काम किया है। तो वो प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल के बेस पे गूगल एक्सपर्ट को तय करता है कि हाँ, अगर इसने ऑटो बीट पे लिखा है तो बहुत लंबे टाइम से ऑटो बीट पे लिखता आ रहा है, मतलब इसको ऑटो के बारे में अच्छी नॉलेज है। तो अगर 50 लोग, अगर आप में से 50 लोग खबर लिखेंगे और हम ऑटो पे लिखेंगे तो वो मेरी खबर को प्रेफरेंस देगा। क्यों? क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं उस चीज़ के। गूगल ऐसा मान के चलता है कि हम एक्सपर्ट हैं। ऐसे ही अगर इसको ऐसे बात करें कि कभी आपने मेडिकल टर्म सर्च किया है गूगल पे, मेडिकल टर्म्स या दवा के बारे में आप कभी सर्च करोगे तो आज तक की वेबसाइट नहीं दिखाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ के, वो न्यूज़ के एक्सपर्ट हैं, इस वजह से उनकी रैंक नहीं करता है। आप मेडिकल टर्म सर्च करोगे तो आपको किसी मेडिकल वेबसाइट दिखाएगा, उसमें आप जब ओपन करोगे तो वो दिखाएगा कि ये चीज़ें लेनी चाहिए और ये नहीं लेनी चाहिए, और नीचे ये मेरा कहना नहीं है, ये इस ऑथर का कहना है। ये ऑथर कौन है? ये एमडी है, कहीं हॉस्पिटल में काम करता है, ये उनका है। तो इस वजह से हम लोगों को एक्सपर्टीज़ पे काम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा आजकल, पहले एक जनरल यूट्यूब चैनल बनता था न्यूज़ चैनलों का, आजकल उसको अलग अलग कर दिया है। ऑटो का अलग, टेक का अलग, महिलाओं का अलग, वुमेंस का अलग, फूड का अलग। क्यों? क्योंकि जर्नल न्यूज़ को यूट्यूब या गूगल जो है वो रैंक नहीं करता है, वो मान के चलता है एक जनरल खबर है। बट अगर आप कोई ऑटो की खबर सर्च करोगे या टेक की खबर सर्च करोगे या फूड ब्लॉगिंग की खबर सर्च करोगे तो हो सकता है कि जो फूड ब्लॉगर हो उसका पेज पहले आ जाए या उसका वीडियो पहले आए। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने अभी बात किया होगा कि हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बट मेरा मानना है कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग बीट पे के हिसाब से अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, या अलग अलग यूट्यूब, अगर आप जनरल यूट्यूब भी बना रहे हो तो उसको अलग अलग पार्ट में बनाइए। वुमेन का अलग, फूड का अलग, ऑटो का अलग, टेक का अलग। टाइम ज़्यादा लगेगा बट कम टाइम में आप रैंक ज़्यादा कर पाओगे, है ना? समझ आ रहा है सबको? बहुत भारी नहीं है वैसे तो हम बता रहे हैं, बट हाँ जनरल में इस वजह से सबको अलग अलग बनाना चाहिए। हम लोग अभी यहाँ बात कर रहे थे, रतन सर कौन स्पीकर थे, शंभू सर, सॉरी, वो बात कर रहे थे कि हम लोगों को अपना जो हम लोग को मेन स्ट्रीम में आवाज़ नहीं आ रही है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं या आदिवासी हैं, ठीक है। बट हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे पिछले लंबे टाइम से लोग महिलाओं पे बहुत बात करते हैं, लेकिन लोग दलित महिलाओं पे कम बात करते हैं। महिला एक अलग हो गया जिसमें दलित, सवर्ण सारे लोग आते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि हमें दलित महिलाओं पे एक यूट्यूब बनाना चाहिए या केवल उन्हीं की वॉइस बनना चाहिए? क्योंकि इन जनरल तो सभी बात कर रहे हैं, वो तो शायद सबसे पिछड़े हुए हैं, क्योंकि महिला पिछड़ी हैं ज़रूर, लेकिन दलित महिला उससे ज़्यादा पिछड़ी हैं, सवर्ण की महिलाएं तब भी आगे हैं, तो वो सबसे लास्ट हैं। बट किसी ने सोचा कि शायद उस पर ही बनाना चाहिए। अगर आप उस पर बनाएंगे तो बहुत जल्दी रैंक करेंगे। समझ रहे हैं ये एक्सपर्टीज़ और अलग अलग सेक्शन का क्या मतलब है? हाँ, खिचड़ी तो सबको अलग अलग चाहिए, भले वो बाद में सब लोग खिचड़ी करके खा जाएं। सबको दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ अलग अलग चाहिए ना, खाएंगे तो सब साथ में, बट चाहिए अलग अलग। सो ऐसे ही है आप। और दूसरा मेरा ये है कि जब भी आप कोई खबर लिखें, खबर का कंटेंट को बहुत सीमित कर दिया गया है कि कंटेंट केवल वेबसाइट के लिए लिखा जाता है,
लेकिन मेरे हिसाब से शायद ऐसा है नहीं, क्योंकि जब आप वीडियो पोस्ट करते हो यूट्यूब का तो उसमें भी बहुत आप कंटेंट लिखते हो, डिस्क्राइब तो करते हो ना वीडियो के बारे में क्या है क्या नहीं है ना। तो वहाँ भी कंटेंट राइटिंग का काम आता है, वहाँ और चैलेंजेस आते हैं क्योंकि वहाँ आपको बहुत कम शब्दों में लिखना होता है। डिजिटल में क्या है, पूरा पेज खाली आप कितना भी लिखो, बट यूट्यूब के लिए आप बहुत ही सर्टेन जो कीवर्ड्स हैं उनको मेंशन करना पड़ेगा, आपको बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कहनी पड़ेगी। इस वजह से क्रिएटिव राइटिंग का एक कॉन्सेप्ट आया। क्रिएटिव राइटिंग क्या है? क्रिएटिव राइटिंग वही है जो लोगों को अच्छी लगे, दिखने में हेडलाइन अच्छी लगे, पढ़ने का मन करे, वो क्रिएटिव राइटिंग है। या कोई ट्रेंड्स चल रहे हैं उससे मिलता जुलता हुआ कुछ हेडलाइन रखना, है ना। सो ये हो गया आपकी क्रिएटिव राइटिंग। दूसरा ये हुआ कि अगर आप वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं तो वेबसाइट के लिए आपके लिए मेटा बहुत ज़रूरी होता है। मेटा, कोई वेबसाइट चलाता है? बहुत सारे कम लोग होंगे शायद, चलाते हो आप? तो उसमें मेटा की ज़रूरत पड़ती है। मेटा कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे लिखते हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन में वही है कि पब्लिक क्या सर्च करेगी उस तरह का एक डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन में वैसे सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। उसमें टैग्स भी हैं हमारे, टाइटल हमारा क्या है और हमारी H1 H2 क्या है। हाँ, मेटा में बेसिकली वो होता है जो आपकी खबर का जिस्ट हो मेटा में, और उसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग हमने देखा, कॉपी देखी है कि वो मेटा में सेंटेंस लिख देते, जो इंग्लिश हिंदी में ऊपर हेडलाइन लिखी है उसी को कॉपी करके नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लिख दिया। सो वो मेटा नहीं है। मेटा सेंटेंस की कोई ज़रूरत, सेंटेंस फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको मेन कीवर्ड्स से आपको मेटा बनाना होता है। तो ये होता है मेटा। और क्या बात किया जाए? डायनेमिकली कैसे जनरेट करें? डायनेमिकली मतलब लाइक आप कह रहे हो टैग्स डालते हैं, बट हमारी अलग अलग न्यूज़ होती है, अलग अलग कंटेंट होता है, तो आपकी हर उस कंटेंट के लिए वो अलग मेटा होना चाहिए। अलग मेटा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपका मेटा वो होना चाहिए जो आपने कंटेंट लिखा है उससे मिलता जुलता हुआ। हम सेम वेबसाइट पे टेक भी लिख रहे हैं, स्पोर्ट्स भी कवर कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी कवर कर रहे हैं, तीनों के लिए सेम टैग्स तो नहीं, सेम टैग्स क्यों होंगे? स्पोर्ट्स के लिए अलग रहेंगे। बट मेटा जो होता है वो सिंगल पेज के लिए वन टाइम जनरेट होता है। हाँ, वन टाइम जनरेट होता है। सो आपकी जो खबर होगी, मान लो आपने बीजेपी पे लिखा है कि बीजेपी हिमाचल चुनाव जीत रही है या कहीं का चुनाव जीत रही है, सो आप वहाँ की लिखोगी ना कि यूपी अरे बीजेपी हिमाचल इलेक्शन या हिमाचल इलेक्शन 2022 ऐसे लिखोगे ना, स्पेसिफाई करोगे ना। मेरा क्वेश्चन ही यही है कि डायनामिक कैसे जनरेट करेंगे? कैसा, हम समझ नहीं पा रहे क्या अब? डायनामिक मींस आप हर खबर के लिए वो टैग्स जो है अलग अलग कैसे डिफाइन कर पाएंगे? क्यों आपका अलग नहीं हो पाएगा? अगर हिमाचल चुनाव 2022 हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 अलग हुआ ना, अब हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 अगले साल थोड़ी ना होएगा या उसके बाद थोड़ी ना होगा, वो तो हर 4 साल में आएगा। लेकिन अगर आप यही चुनाव को हटा के एक एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट को कवर कीजिए तब कैसे करेंगे? अरे तो हर एक खबर अलग होगी ना, हर एक खबर अलग होगी ना। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन है कि डायनामिक कैसे करेंगे? डायनामिक इन द सेंस अलग अलग कैसे टैग डिफाइन करेंगे? अरे मेरा भी, अलग अलग पेजेस होंगे हमारे। अच्छा देखिए, आपकी खबर होगी ना, खबर सेम नहीं हो सकती है ना, खबर सेम नहीं हो सकती है ना। सो जो आप कीवर्ड्स लिखोगे ना वो खबर में से ही लिखोगे ना। खबर जो आपकी खबर होगी, एग्जाम्पल मान लो आपने दीपिका पादुकोण की कंट्रोवर्सी पे लिखा अभी, ठीक है ना। अभी कंट्रोवर्सी क्या चल रही है? चल रही है उनका शायद वो जो ड्रेस पहनी हुई है भगवा कलर, है ना। सो आप क्या उसमें कीवर्ड्स क्या रखोगे? ये मेटा क्या रखोगे? दीपिका पादुकोण बिकनी कंट्रोवर्सी या दीपिका पादुकोण डिस्प्यूट, दीपिका पादुकोण क्या ये जो क्या बोलते हैं सैफरॉन बिकनी, ऐसे रखोगे ना। तो ये हमेशा थोड़ी ना भगवा, ये हमेशा थोड़ी ना ऐसे ही रहेंगे, ये तो हर एक खबर के हिसाब से अलग अलग होते रहेंगे। अगर आप कोई वेबसाइट सर्च कीजिए तो आपको सेम वेबसाइट का 3-4 जो उसके कैटेगरी पेजेस हैं
वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन उन सब का मेटा अलग अलग होता है। तो वो अलग अलग कैसे होता है, मैं वो पूछ रहा था। मेटा हम समझ नहीं पा रहे, मेटा तो अलग ही होएगा ना बाबा। मेटा डेटा की बात करो ना। क्या साइट मैप के थ्रू जनरेट करके उसको करते हैं या फिर कैसे करते हैं? अभी आप जैसे डायरेक्टली गूगल सर्च दोबारा पूछिए सवाल, पूरा सवाल शुरू से। मेरा पूरा सवाल ये है कि डायनामिकली मेटा कैसे जनरेट करें रिगार्डिंग डिजिटल हाँ कंटेंट। डिजिटल कंटेंट। वो SEO एक्सपर्ट विल टेल यू, द SEO एक्सपर्ट्स ना, वो दे कैन गिव यू सम मोर डिटेल्स अबाउट इट, ओके क्योंकि वो मल्टीपल यू आर आस्किंग अबाउट द डेटा ना थिंग। तो नेक्स्ट टाइम विल बी हैविंग सम SEO एक्सपर्ट आल्सो सो दैट ही कैन गिव यू अ बेटर ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग। ओके इस पे क्या बताना था? नहीं डायनेमिक ही बोल रहे थे ना, SEO मेटा डेटा की। तो ये इनको बताना था कि भाई अलग अलग कैसे है। अब या तो हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं या तो वो नहीं बता पा रहे हैं कुछ। इट्स ओके यू कैन हैव इट सम। मैंने यही बोला कि शायद मैं आपको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पूछ के आ रहा हूँ। नहीं हो सकता हम शायद सिखाया जाता है जर्नलिज्म में एक्चुअली। जर्नलिस्ट के बैकग्राउंड के वो लोग जाते हैं ना कि आप अपनी बात जो कहते हैं वो ट्रांसमिट कैसे होती है सामने वाले के पास में, और फिर वहाँ वो उसको कैसे समझता है और फिर रिएक्ट करता है। तो वो पूरा एक थियरी है इसके। लाइक आप डायरेक्टली गूगल पे अगर अभी सर्च करें सेट कॉमर्स तो आपको 3-4 लिंक्स मिलेंगे। हम लोग उसको नहीं जानते तो आप बताओ। हाँ बिल्कुल। ये तो लर्निंग सेशन है ना। प्लीज दैट वुड बी रियली नाइस। आप में से भी किसी को लगे कि मैं कुछ सिखा सकता हूँ तो प्लीज टेल अस। सिखाने वाली बात नहीं, मैं क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ। अरे बाबा मैं कह रहा हूँ कि हम लर्निंग सेशंस में हैं, लाइक वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस, क्योंकि ये कोई वो नहीं हो रहा ना कि हम सब कम्युनिटी के लोग हैं और मुझे अगर कोई चीज़ आती है तो आप सिखा सकते हैं। इन पे सभी मेटा डेटा अलग अलग लिखे हुए हैं, सारे मेटा डेटा ये आपके अलग है। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे? मेन लिंक का मेटा डेटा जो है वो ये है। वो स्क्रीन नहीं दिख रहा उनका। रुको आप हमें समझाएं कि ताकि औरों को भी समझ में आ जाए ना। आपको आइडिया तो बताओ इसके बारे में। ये कहाँ मेटा डेटा अलग है? स्क्रीन का है? ये मेटा इसका मेटा ये अलग है, कॉन्टेक्ट का मेटा अलग है। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये इसका स्कीमा होता है, इसका स्कीमा बनता है। स्कीमा वो Exactly, टेक्निकल वही मैं पार्ट, पूछ रहा वो टेक्निकल पार्ट हो गया। फिर हम बताएंगे, किसी के समझ नहीं आएगा। स्कीमा मतलब जैसे हाउ, जैसे हमें भी तो जनरेट करना होगा, लाइक हमारी अलग वो अलग उसके लिए आपको ना इंजीनियरिंग टीम हायर करनी पड़ेगी। वो पूरा पेज स्क्रॉल करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, वही ठीक है मैं बोला था ना। स्कीमा बनाएंगे, वो एक अलग पार्ट हो की गया। चीजें हैं हाँ वो एक अलग पार्ट हो गया। उसके लिए ना फिर वो पूरा प्रॉपर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई आता है वो बनाना। वो आईफोन प्रो हो गया, प्रो मैक्स। नहीं प्रो मैक्स नहीं हो गया, वो डिपार्टमेंट ही अलग होता है। मतलब हमारे लिए हो गया। हाँ वो वही हो हमारे लिए हो गया कि वो अच्छा वो टेक्निकल एस्पेक्ट है ज़्यादा। तो टेक्निकल तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं आई गेस, है ना। अदर टाइम वी कैन हैव सम एक्सपर्ट नेक्स्ट टाइम। नहीं उसका हम बताते हैं। देखिए बहुत जैसे बहुत सारी क्वेरी होती है ना, जैसे एक हाउ टू होता है कि हाउ टू हो गया कि भाई हाउ टू डू दिस थिंग और व्हाट इज़ दिस, और एक Q&A होता है कि भाई आपने क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे आंसर आते हैं। उनकी सारी कैटेगरी अलग अलग होती है, उनका स्कीमा बनता है। वो बनता है स्कीमा बनता है जो टेक्निकल एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी आता है जो उसकी कोडिंग करता है, वो बनाता है। IT प्रोफेशनल्स जो होते हैं। वो हाँ वो बैकग्राउंड काम होता है। यहाँ बताने का मतलब है नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो हमें करना ही नहीं है ना उसका काम। हम लोग वो हमारा काम भी वैसे नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। न्यूज़ लिखते हैं हम, तो हमारी साइड हम केवल न्यूज़ लिखते हैं और उसको ये मेरा अच्छा क्वेश्चन पूछने का ताली बजा दो लड़के के लिए। ये शाबाश शाबाश। हाँ नहीं ऐसा पूछना चाहिए, नहीं तो हम भी नहीं बता पाते ना कि आज आखिर पूछ क्या रहे हो। आपको कितना टाइम चाहिए? बस आई थिंक बस। और सो वो जो आप बता रहे हो ना, वो है इंजीनियरिंग का काम। ये कई सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे एक हाउ टू होता है, Q&A होता है। जैसे आपने कभी गूगल उस पर सर्च किया होगा, कोई क्वेश्चन आप सर्च करोगे ना तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आएगा, तो स्कीमा होता है। वो फिर वही होता है, इंजीनियर बनाता है। हम लोगों को केवल काम इतना है कि हमको एक जनरेट करना होता है, हमको पोस्ट करना होता है, कंटेंट क्रिएट करना होता है, उसको पोस्ट करना होता है, ठीक है ना। वो थर्ड पार्टी काम हो गया, है ना।
URL अलग हो गया, जो आप बोल रहे हो ना मेटा डेटा, वो URL हो गया। URL सबका अलग होता है, ये अलग काम हो गया। URL अलग हो गया। सो हम लोगों को, सब लोगों को अपनी अपनी प्रोफाइल बनाना चाहिए, खासकर लिंक्डइन पे तो सभी को बनाना चाहिए जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, क्योंकि जब भी गूगल हम लोगों को रैंक करता है तो वो आपकी अथॉरिटी चेक करता है, आपकी प्रोफाइल चेक करता है। प्रोफाइल में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल होती ही नहीं है लिंक्डइन पे। वो आजकल उसने लिंक्डइन को प्रेफरेंस दी हुई है, तो जो रैंक करता है वो लिंक्डइन से करता है। तो सभी लोगों को लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए और उस पर अपडेट करते रहना चाहिए। सर वो DAPA के बारे में तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जो वेबसाइट हैं उसमें हम डोमेन नीचे दे दें उनका लिंक, उससे भी वो एक हो गया, बट हमारे पास मल्टीपल अगर सोर्स होंगे तो ज़्यादा बेटर होएगा। बहुत सारी क्या हमें देखते हैं कि उसमें ऑथर की डिटेल नहीं रहती है कि उसने कहाँ से किया हुआ है, क्या है। बहुत जगह से केवल सिंपल नाम आता है कि ये वेबसाइट है, इन्होंने लिखा है। तो इस वजह से हम लोगों को प्रोफाइल तो करनी चाहिए। और कंटेंट राइटिंग में हम लोगों को पहले ही सब लोग बता चुके हैं कि कैसे 5WH का ख्याल रखना चाहिए और सोर्स का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। हम जर्नलिस्ट ज़रूर हैं, लेकिन जर्नलिस्ट का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दे रहे हैं। अगर हम मेडिकल का लिख रहे हैं तो किसी मेडिकल के आदमी से बात करके लिखें। किसी डिफेंस पे लिख रहे हैं तो डिफेंस एक्सपर्ट से बात करें। किसी दलित एट्रोसिटी पे लिख रहे हैं तो अगर कोई दलित का जानकार है जो लंबे टाइम से लिख रहा है, जिसकी कुछ अथॉरिटी है, उससे बात करें, उसके कोड डालें। सब लोग एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते ना, किसी हर एक चीज़ के आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं ना। तो उस वजह से कोई भी खबर लिखें तो उसके एक्सपर्ट का कोड डालें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है किसी खबर को लिखने में। और खबर को ना मल्टी डायमेंशनल लिखना चाहिए। पहले भी सर ने बताया कि केवल एक ही सिनेरियो में खबर नहीं लिखना चाहिए। ये गूगल चेक करता है। ये केवल हमारे हाइजीन के लिए नहीं होता, ये गूगल के हाइजीन के लिए भी होता है कि हम खबर को 360 डिग्री पे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ऐसी खबर लिखें जिसमें वेबसाइट की अगर बात करें तो वेबसाइट में ऐसी खबर लिखनी चाहिए जिसमें सब कुछ हो, इन्फोग्राफिक्स हो, कंटेंट हो, सोर्स हो, जिससे खबर पढ़ने के बाद लोगों को दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। क्योंकि आज के टाइम तो बहुत सिंपल है ना कि आप की खबर में कुछ नहीं समझ में आया, हम दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे, चौथी जगह जाएंगे, जहाँ हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा हम उसको मानेंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा सोर्स है, अगली बार हम फिर अच्छे वाले सोर्स पे जाएंगे, आप पे नहीं जाएंगे। सो आपको ट्रस्ट तो बिल्डअप करना पड़ेगा अपनी स्टोरी पे। और अगर पिछले कई टाइम से हम देख रहे हैं कि ना दलित पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन उस लिखने पे बहुत ही रिएक्शनरी है कि किसी ने कुछ कमेंट दिया तो किसी ने उस पर आके बोल दिया कि ऐसे कैसे लिख दिया, कैसे क्या लिख दिया। उस पर खबर नहीं है, मतलब उस पर इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन बहुत कम रहती है। या तो लोग अपना केवल चेहरा दिखाने के लिए आते हैं कि भाई मेरा चेहरा आ गया है और हम इस पे आ जाएं। तो आपको उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आज दलित मंडल का सब लोग नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कुछ क्यों ले रहे हैं, क्यों सब लोग जान रहे हैं? क्योंकि वो जब कोई फैक्ट्स रखते हैं तो उसमें वजन होता है, वो किसी का रेफरेंस देते हैं ना। ऐसे तो नहीं बात करते ना कि उन्होंने बोला हमारे साथ तो ये होता आ रहा है, वो तो होता आ रहा है, बट उसे कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो करोगे ना आप उसके लिए किताबें तो पढ़ोगे ना। बाबा साहब की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बाकियों की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि जब आप यहाँ से निकल के ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाएंगे ना तो आपको लोगों से बहस करनी पड़ सकती है। लोग आपसे बहस करेंगे तो आप जवाब, अगर आपके पास आपने किताबें नहीं पढ़ रखी होंगी, आपके पास जवाब नहीं होंगे, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो केवल ऐसी। तो उस वजह से आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पढ़ना चाहिए, और जब आप पढ़ेंगे तभी आप ज़्यादा सोच पाएंगे। ये मेरा मानना है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे। इस वजह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने भी पहले बोला है और ख़ुद उन्होंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। 1 डिग्री नहीं, 2 डिग्री नहीं, 4 डिग्री, हर एक चीज़ की, लॉ की डिग्री ली, बहुत सारी डिग्रियाँ ली। और जब भी उन्होंने बात कही, लोग आज भी उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फैक्ट्स को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको और हम सब लोगों को ऐसा पढ़ना पड़ेगा, अपनी बात का वज़न मनवाना पड़ेगा
और लोगों को दिखाना पड़ेगा, तभी नहीं तो आप तो बहुत थोथरे और हम सब हो जाएंगे, हमारी बात का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट में हम जाना नहीं चाह रहे थे, जिससे बोर ना हो जाएं आप सब लोग। थोड़ा बहुत तो कुछ समझ आया होगा टेक्निकली, या चलिए ठीक है, नहीं समझ आया फिर भी ठीक। समझ में आया नहीं हो क्या? समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू। मान रहे हैं ना, मतलब हम नहीं है। देखिए रुको ना अभी तो मुझे उम्मीद है कि कुछ समझ आपकी बनी होगी और बहुत कुछ समझ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए, एक दूसरे के अनुभव से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और कल जो हमारा सेशन रहेगा उसमें आप सबके पास में माइक होगा और उसमें मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि 5000 साल से शोषण हुआ था कि 10,000 साल से हुआ था कि 15,000 साल से हुआ था, भूल जाइए। जब उस पर कुछ लिख रहे होंगे तब उसका जिक्र कीजिए, रेफरेंस लेके आइए। हम आपके अनुभव से क्या सीख सकते हैं कल उस पर बात करेंगे हम लोग, और YouTube पे या सोशल मीडिया के जरिए हम अपने जर्नलिज्म को कैसे बेहतर बना सकते हैं उस पर बात करेंगे। फालतू की उसमें समय लगाएंगे तो वो पूरा इवेंट उसी में चला जाएगा। तो कल जो साथी रहेंगे, रिक्वेस्ट है 12 बजे आएंगे। अभी और सेशन है, सम अप नहीं कर रहा हूँ मैं तो अभी जो है और हमारे पास 2 सेशन है, उसके बाद चाय पकौड़ा का इंतजाम है, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। तो थोड़ा सा समय हो चाहिए हमको। और जो इस 2 दिन की मीडिया वर्कशॉप को अटेंड कर रहा है और जो जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन जर्नलिज्म कर रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि वो अपना कल जब आएंगे तो हमारे यहाँ पे अपना नाम दे दें और चैनल का नाम अलग से एक पेपर पे लिखवा दें, क्योंकि हम उनको 2 दिन का मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप का सर्टिफिकेट भी देंगे। इट इज़ नॉट फॉर दी इस्टेब्लिश पीपल जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, काम कर रहे हैं। इट इज़ फॉर द न्यू पीपल जो अभी सीख रहे हैं, सो दैट दे कैन हैव मोर कॉन्फिडेंस, दे कैन यूज इट समवेयर, उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग में वो हो सकता है। तो विल बी गिविंग देम सर्टिफिकेट ऑल्सो, 2 दिन का मीडिया ट्रेनिंग, एक सर्टिफिकेट भी उनको मिलेगा। फिलहाल सौरभ के लिए तालियां और इनके लिए आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। दिस इज फॉर सौरभ वर्मा एंड लेगेसी ऑफ जर्नलिज्म। पेरियार साहब ने कौन कौन से अखबार निकाले, मैगजीन्स निकाले, उनके बारे में जानकारी है। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मिलके और कल भी रहेंगे।